हेलो एवरीवन, दिस इज माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई थिंक आप सब लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बोर्ड एग्जाम्स थोड़े से आप लोगों के पोस्टपोन हो गए हैं, तो ट्राई करिए, आपको जो जितना टाइम मिला हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूटिलाइज करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, इन सबको सॉल्व करिए सो दैट आप और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, लास्ट वीडियो में जो हमारी बात हुई थी, हमने स्टॉप किया था चौरी चौरा कांड। मैंने समझाया था, चौरी चौरा इंसिडेंट बताया था कि इस टाइम क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, इसको गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया था बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था इन सब चीजों से। ये जो मैस्करे हुआ था एक कि पहले तो जलियांवाला बाग हुआ, उसके बाद लोगों ने उसका विरोध किया, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं दोबारा उस पॉइंट पे नहीं आऊंगी। अभी हम उसके आगे से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 5 फरवरी 1922 ये चौरी चौरा इंसिडेंट की डेट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उसके आगे। आपकी बुक में जो टॉपिक है वो है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ अब हम कैसे जाते हैं। तो इसकी शुरुआत ही यहीं से हो रही है कि जब गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था, उसके बाद क्या सिचुएशन हुई, ठीक है। जैसा कि आपको पहले पता, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इंडिया में प्रोविंशियल इलेक्शंस होने वाले थे। जब हम नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे थे तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो अंदर ही अंदर चाहते थे, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उनको सपोर्ट भी करना था, बट वो फ्रैंकली खुल के बोल नहीं पा रहे थे कि ये हमें नहीं करना है क्योंकि हमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो एक हिस्सा हो जाएंगे किसको, इंडिया को चलाने के लिए उनके पास कुछ पावर्स आ जाएंगे, इंटरनली उनके पास कुछ पावर्स आ जाएंगी, सो दैट वो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनके एक्ट हैं, उन सब में, उन सब के खिलाफ या उनके सपोर्ट में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो प्रोविंशियल इलेक्शंस में क्या करना चाहते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो उस चीज के लिए जो कांग्रेस लीडर्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि हमें क्या करना है, हमें तो इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना ही करना है। अब इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, इसके लिए, क्योंकि अब यहां हमें एक चीज समझनी है कि यहाँ एक नई पार्टी बनी। क्या पार्टी का नाम था? स्वराज पार्टी, ठीक है। ये स्वराज पार्टी क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई, इसको किसने बनाया, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी को किसने फॉर्म किया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, स्वराज पार्टी को फॉर्म किया है मोतीलाल नेहरू और CR दास ने, CR दास, चित्तरंजन दास जी ने, ठीक है ना। अब ये कौन थे? तो CR दास तो एक लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस के, और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। इन लोगों ने एक अलग स्वराज पार्टी बनाई, स्पेशली इसलिए कि हमें किसमें, काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। ये वो लोग थे जो इन इलेक्शंस को सपोर्ट कर रहे थे, जो चाहते थे कि इलेक्शंस हों और हम इसमें पार्टिसिपेट करें। हम इसको नॉन कॉपरेशन के टाइम इनको कोई भी कॉपरेशन नहीं करना था ब्रिटिशर्स के साथ, तो इन लोगों को थोड़ी दिक्कत इस चीज की हो रही थी कि अगर हम बॉयकॉट कर लेंगे तो दैट मीन्स हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक रीजन था एक नई पार्टी फॉर्म करने का, सो दैट हम इस पार्टी के थ्रू, अगर कांग्रेस में कोई डिस्ट्रैक्शंस भी हैं या कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं अगर कांग्रेस पार्टी में, तो हम एक नई पार्टी के थ्रू हम इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाए, जो कि वो पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत होने वाले इलेक्शंस को क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई। अब आपको माइंड में ये याद रखना है कि क्या स्वराज पार्टी फॉर्म किसने की, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है। ये बात हमारी हो गई। उसके बाद सिचुएशन जो थी, पॉलिटिकल सिचुएशन 1920s के और 1930 तक इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रही थी। अच्छा, अगर मैं आपको पीरियड याद दिलाऊं तो 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, सबको पता है, जिसमें ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया ही था, जिसमें वो चाहता क्या था, उसने भेजे भी थे इंडियन के बहुत सारे वो जो सैनिक थे, वो चाहता था यहाँ से जाए, रिक्रूटमेंट जाए, कुछ लोगों को उसने भेजा भी था, जिसका अपोज किया था हमारे यहाँ पर
गांधी जी ने या बहुत सारे लोगों ने कि हमें वर्ल्ड वॉर में, किसी भी वर्ल्ड वॉर में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है और हमें उसका हिस्सा नहीं बनना है। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही थी। अब जब वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो इसका वर्ल्ड की इकोनॉमी पे ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो गुड्स हैं और जो और भी चीजें हैं, ग्रेन्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं, उनके जो प्राइसेस पीजेंट्स को मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, वो बहुत सारा जो उसका प्रोडक्शन होता है वो और कंट्रीज में जाता है, तो जहां से उनको एक अच्छी वैल्यू मिलती है। अब क्या हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी जो डिप्रेशन में आ गई थी ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से, सो दैट पीजेंट्स वगैरह जो थे वो बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमिकली इफेक्ट हुए थे। ठीक है, उनको सही प्राइस नहीं मिल पा रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, जो प्रोडक्शन है कहीं से भी, क्योंकि कोस्टल एरियाज के थ्रू भी जो ट्रेडर्स मर्चेंट्स जाते थे, उन लोगों ने वो जो डिमांड थी फूड और ग्रेन्स की वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, मतलब ले ही नहीं रहे थे। यहाँ से तो हम प्रोडक्शन कर रहे थे बट इंटरनेशनल लेवल पे उसकी मांग नहीं हो रही थी, बिकॉज सभी लोग क्राइसिस से जूझ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी को तो इफेक्ट किया ही किया, इंडियन इकोनॉमी को और इंडिया के पीजेंट्स को, फार्मर्स को और यहाँ के जो ट्रेडर्स मर्चेंट्स हैं सबको इफेक्ट किया। ठीक है, तो सेकेंड चीज आपको ये समझनी है, आपको याद रखना है कि 1920 से लेके 1930 तक एक ऐसा ड्यूरेशन आया, एक ऐसा टाइम आया जिसमें लोग बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड फील कर रहे थे। ठीक है, फील कर रहे थे, हुए थे। तो 1920 से लेके 1930 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था वर्ल्ड इकोनॉमी में। सिर्फ इंडिया ही इससे इफेक्ट नहीं हुआ था, बहुत सारे जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, सब लोग जो है वो एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन का सामना कर रहे थे। अब इकोनॉमिक डिप्रेशन था तो वो सबके लिए था, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए था। तो जो यहाँ से एग्रीकल्चर देश है इंडिया, यहाँ पे फार्मर्स वगैरह जो है वो सब क्या है, उनका मतलब एकमात्र साधन रोजी रोटी का क्या है, एग्रीकल्चर है। तो वो जो भी अपनी प्रोडक्शन कर रहे थे उसके सही दाम उन्हें मिल नहीं पा रहे थे, और वो उसका सारा ब्लेम किसको दे रहे थे, कि ब्रिटिशर्स को दे रहे थे, कि ब्रिटिशर्स जो है वो उनको सही दाम दे नहीं पा रहे हैं। तो एक इस तरीके की जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जो फार्मर्स हैं अब और ज्यादा गुस्से में थे, किसके, ब्रिटिशर्स के, और ज्यादा अगेंस्ट हो रहे थे इन चीजों के लेके कि इन्होंने अब सब कुछ ही हमारा खराब कर दिया है। ठीक है, तो ये जो पूरा क्राइटेरिया शुरू से चला आ रहा है कि स्वराज पार्टी फॉर्म हुई है, जो वो चाहते थे कि हम आए, उसमें पॉलिटिक्स में आए और आके अपने लोगों के लिए काम करें। तो यहाँ से चीजें शुरू हुई हैं और ये कहाँ तक मूव करती हैं, एक पॉलिटिकल अलग तरह की शेप देने की कोशिश की और एक नया पॉलिटिकल दौर आया भी कह सकेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ क्योंकि बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको माइंड में इतना याद रखना है कि स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था CR दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और उसके बाद ये एक वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन फील किया इंडिया ने, किया पूरे देश ने, लेकिन अभी हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं तो इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साइमन कमीशन क्या है। मैंने बताया आपको कि पॉलिटिकल चेंजेस हुए है ना, तो पॉलिटिकल चेंजेस दो प्लेटफॉर्म पे, दो फैक्टर्स को लेकर हुए थे। एक था साइमन कमीशन, दूसरा था यही जो हमारा वर्ल्ड वार फर्स्ट। दो फैक्टर्स थे, एक था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों आया, क्या रिलेट हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया की क्या सिचुएशन हुई, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही समझते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। थैंक यू।